एपिक वॉर्स, पावरफुल रिंग्स और ये जानवर जो अब तक कहीं पर छुपा हुआ है। लॉर्ड ऑफ द रिंग, रिंग ऑफ पावर्स का सेकंड सीजन रिलीज हो चुका है। मतलब अभी सिर्फ 3 ही एपिसोड्स रिलीज हुए हैं और इस वीडियो में हम लोग उन तीनों एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस सीरीज का मेन थीम है पावर जो इन रिंग्स के फॉर्म में है। सौरॉन इन रिंग्स को हासिल करना चाहता है ताकि वो मिडिल अर्थ पर रूल कर सके। एल्व्स इन रिंग्स की मदद से अपने सिविलाइजेशन को बचाना चाहते हैं और डवार्फ्स इन पावर्स को अपने तक ही रखना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों को इस बात का अंदाजा है कि पावर करप्ट भी कर सकता है। मुझे वो अंगूठियां इसी वक्त देखनी है। उन्हें मत छूइए, उसने जरूर उन्हें भ्रष्ट कर दिया। ये सीरीज स्टार्ट होता है सेकंड एज की शुरुआत को दिखाने से। अभी जिन लोगों को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, उन लोगों के लिए इस दुनिया के क्रिएटर हैं ऑल फादर गॉड, जो इस दुनिया के साथ साथ कुछ एंजल्स को भी क्रिएट करते हैं और उन्हें कहा जाता है विलार। अभी इन विलार्स में से एक मॉर्गोथ अपने क्रिएटर के अगेंस्ट जाकर एक वॉर शुरू करता है जिसका नाम होता है वॉर ऑफ रैथ। इस वॉर में मॉर्गोथ के सोल्जर्स होते हैं कुछ करप्टेड एल्व्स जो बाद में ट्रांसफॉर्म होकर बनते हैं ऑर्क्स। ऑल फादर गॉड्स विलार्स को क्रिएट करते हैं और विलार क्रिएट करते हैं मायर्स जो कुछ हद तक सॉर्सरर्स के जैसे होते हैं, जैसे कि गैंडाल्फ द ग्रे, सॉरमन द वाइट और रैडिगैस्टर। इस कहानी का विलन होता है सौरॉन, जिसे मॉर्गोथ ने क्रिएट किया है और सौरॉन मॉर्गोथ का ही सर्वेंट है। पर जब मॉर्गोथ उस वॉर में हार जाता है तब सौरॉन खुद को मिडिल अर्थ का नया रूलर समझने लगता है और यहीं से शुरू होता है इस शो का स्टोरी। सौरॉन यहाँ पर खुद को ही मॉर्गोथ का नया वारिस कहता है। खुद के लिए वो एक क्राउन भी बना लेता है और सौरॉन का प्लान मॉर्गोथ से बिल्कुल अलग होता है। वॉर ऑफ रैथ में मॉर्गोथ सारे इविल फोर्सेस को लेकर एल्व्स, ट्रोल्स और बहुत सारे मैजिकल बीस्ट के अगेंस्ट वॉर शुरू कर देता है ताकि वो मिडिल अर्थ के ऊपर कब्जा कर सके। लेकिन सौरॉन दिमाग से काम लेता है। वो चाहता है अच्छाई ही अच्छाई को खत्म करे। वो उन एल्व्स को उस चीज से इंट्रोड्यूस करवाता है जो उनके सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है और इस केस में वो पावरफुल चीज है ये रिंग्स। पर सौरॉन को ये रिंग्स नहीं चाहिए, उसे चाहिए इन रिंग्स का राजा जो उन सारे रिंग्स से पावरफुल हो और वो सिर्फ इस एक रिंग से उन सारे रिंग्स को कंट्रोल कर सके। पर इस रिंग को हासिल करने में अभी टाइम है। सौरॉन इन ऑक्स को अपने साइड में लाना चाहता है पर वो इनका भरोसा जीतने में फेल हो जाता है। फिर ये ऑक्स उसे मारने की कोशिश करते हैं। टेक्निकली सौरॉन का ये फॉर्म यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक आइस एज टाइप एरा क्रिएट होता है। पर सौरॉन यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। उसके एसेंस दूसरे लाइफ फॉर्म्स को अपना शिकार बनाता है। फिर बहुत टाइम के बाद उसे एक ह्यूमन फॉर्म मिलता है। सौरॉन टेक्निकली अभी तक इविल नहीं बना है और उसे सिर्फ इविल बनने के लिए ही बनाया नहीं गया है। उसने अपने लाइफ के पहले दिन से ही बहुत कुछ झेला है और उनमें से कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ बुरी चीजें भी हैं। और वैसे भी इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो पहले इविल थे पर बाद में जाकर वो अच्छे बन जाते हैं, जैसे कि गैंडाल्फ या फिर गैलाड्रियल। सौरॉन बहुत टाइम से जिंदा है, उसने बहुत सारे जिंदगियां जी हैं, तो मतलब उसने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और शायद यही चीज उसे एक अच्छा विलन बनाता है। क्योंकि अगर कोई अच्छा आदमी उसे देखता है तो फिर उसमें उसे अच्छाई ही नजर आती है और अगर कोई बुरा आदमी देखता है तो फिर उसे उसमें बुराई ही नजर आती है। क्योंकि इतने सालों में वो कभी अच्छा था तो कभी बुरा। सौरॉन की इस जर्नी में एक सी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, उसका शिप डूब जाता है, उसके साथ ही मारे जाते हैं और ऐसे में उसे मिलता है गैलाड्रियल, जिसके बाद शुरू होता है प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो। एल्रॉन को पता चल चुका है कि हॉलब्रांड असल में सौरॉन है और जैसे कि इन रिंग्स को बनाने में उसने मदद किया है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सौरॉन को ये रिंग्स चाहिए। एल्रॉन इन रिंग्स के खिलाफ है। उसे ये पता है कि अगर ये पावर्स गलत हाथों में चले जाते हैं तो फिर इसका अंजाम क्या हो सकता है। वो इन मैजिकल रिंग्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है पर आयरनी यही है कि एल्रॉन ही इस मैजिकल मेटल को इन एल्व्स के पास लाता है। हॉलब्रैड को अभी एडार के सामने पेश किया जाता है। एडार जो इन ऑक्स का कमांडर है और हॉलब्रैड को ये पता है कि एडार सौरॉन से नफरत करता है और उसे डरता भी है। पर अभी उसे एडार का ट्रस्ट जीतना है क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से वो फोकस्ड रहेगा और एक न एक दिन वो जरूर अपने ऑक्स आर्मी को लेकर ह्यूमंस और एल्व्स के ऊपर अटैक करेगा, जिससे ह्यूमंस और एल्व्स कमजोर हो जाएंगे और ठीक इसी टाइम पर सौरॉन खुद को रिवील करेगा। वो इन लोगों का मसीहा बनेगा, जिसके बाद मिडिल अर्थ उसके कदमों में होगा। सौरॉन इस जर्नी में निकला है ताकि वो अल्टीमेट पावर्स को गेन कर सके, पर इस रेस में वो अकेला नहीं है। ये आदमी जो शायद एक माहिर है, मतलब एक सॉर्सरर टाइप कैरेक्टर है जिसे इस यूनिवर्स में कहा जाता है विजर्ड, ये भी अपने पावर्स को समझने निकला है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। लेकिन उसे ये पता ही नहीं है कि अपने पावर्स को चैनल करने के लिए उसे चाहिए एक डंडा, एक बड़ा सा लाठी जो उसके सपने में भी आता है। इस विजर्ड को अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब वो आसमान से गिरता है तब उसे रेस्क्यू करते हैं नॉरी और पॉपी।
दो हॉबिट्स जो बाद में जाकर उसके अच्छे दोस्त भी बनते हैं, और इस जर्नी में ये दोनों उसके साथी हैं। पर इस विज़र्ड को अभी भी कोई नाम नहीं मिला है, जबकि मूवी में विज़र्ड्स के बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे कि गैंडाल्फ का असली नाम है मिथ्रांडिर, उसके जानने वाले और उसके दोस्त उसे बुलाते हैं गैंडाल्फ, और अलग अलग जगहों पर उसके अलग अलग नाम भी हैं। पर जैसे कि इस विज़र्ड का कोई नाम नहीं है, तो ये अभी भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि इस जर्नी में उसका रोल क्या है। एक टाइम के बाद इन लोगों को पता चलता है कि कुछ बुरे लोग इनका पीछा कर रहे हैं। ऐसे में इस विज़र्ड को एक बड़ा सा स्टाफ मिलता है, जिससे वो एक पावरफुल स्टॉर्म को समन करते हैं, और ये उन्हें उन बुरे लोगों से बचा तो लेता है, पर इस लेवल का पावर हैंडल करने के लिए ये स्टाफ बना ही नहीं है, तो ये टूट जाता है। पर विज़र्ड को भी पता है कि अगर अपने पावर्स को चैनल करना है, तब फिर उसे एक पावरफुल स्टाफ को फाइंड आउट करना होगा। लिंडन को कहा जाता है द ग्रे हेवन, जहाँ पर रहते हैं द मास्टर ऑफ ग्रे हेवन वॉल्ड्रेग। ऐसा कहा जाता है कि वही है एल्व्स के सबसे वाइज डिसीजन मेकर। तो शायद इसी रीजन से एलरॉन्ड उन पावरफुल रिंग्स को लेकर वॉल्ड्रेग के पास आते हैं, ताकि वो इन्हें छुपा सके या फिर सही जगह पर पहुंचा सके। पर जब वॉल्ड्रेग इन रिंग्स को आजमाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इन्हें छुपा कर रखने के लिए बनाया नहीं गया है। वॉल्ड्रेग जिस रिंग को पहनते हैं उसका नाम है नारिया, और ये उन्हें एल्व्स का फ्यूचर दिखाता है। फ्यूचर में ये इस रिंग को गैंडाल्फ को देने वाले हैं, पर इसमें अभी टाइम है। वॉल्ड्रेग एल्फ किंगडम वापस आते हैं और बाकी बचे दो रिंग्स को गिलगलाड और गलैड्रियल को देते हैं, जिनके कंबाइंड पावर से ट्री ऑफ लिंडन जिंदा हो जाता है। गलैड्रियल के पास जो रिंग है उसका नाम है ननाया, और इसका कोर पावर है मैजिक प्रोटेक्शन, जबकि गिलगलाड के पास जो रिंग है उसका कोर पावर है मैजिकल हीलिंग। पर ये सारे रिंग किसी न किसी तरीके से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एपिसोड 2 के स्टार्ट क्रेडिट में एक वॉल्केनो का फटना दिखाया जाता है, और फिर दिखाया जाता है उसका फैलना, जो सौरॉन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो अभी एडार के कैद से आजाद है, और अभी उसका नया मिशन है कैलिब्रिम्बोर, जो एक कमाल का एल्फ इन्वेंटर है, और उसी ने इन रिंग्स को बनाया है। सौरॉन का मिशन है कैलिब्रिम्बोर के माइंड को करप्ट करना, पर सिर्फ गलैड्रियल को पता है कि सौरॉन का अगला मूव क्या होने वाला है। गलैड्रियल जो अपने भाई के डेथ के लिए सौरॉन को रिस्पॉन्सिबल मानती है, सीजन 1 में उसका मोटिव था सौरॉन को फाइंड आउट करना। पर जैसे कि फर्स्ट सीजन में हेलब्रांड के साथ गलैड्रियल का एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है, तो ये किसी मैजिकल तरीके से एक दूसरे के माइंड को भी कुछ टाइम के लिए शेयर करते हैं, जिससे गलैड्रियल को ये पता है कि सौरॉन का अगला मूव क्या होने वाला है। उसे एरागॉन के ग्लिम्स दिखाई देते हैं जहाँ पर रहते हैं कैलिब्रिम्बोर, तो उसे अभी वहीं पर जाना चाहिए, क्योंकि सौरॉन वहाँ पर जरूर आएगा या फिर आ चुका है। पर किंग गिलगलाड उसे वहाँ पर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि सौरॉन अभी भी गलैड्रियल के दिमाग में है, और गलैड्रियल अगर सौरॉन के साथ मिल जाती है तो वो और ज्यादा पावरफुल बन सकता है। ऐसे में गलैड्रियल अपने पुराने दोस्त एलरॉन के पास जाती है, ताकि वो उसे अपने साथ चलने के लिए मना सके। लेकिन एलरॉन को इन रिंग्स के चक्करों में पड़ना नहीं है, गलती इन लोगों की है, तो इन लोगों को ही सुधारना चाहिए। अंगूठी पहनने का फैसला करके तुम सबने खुद उस साउरॉन का साथ निभाया है, मुझे इसमें शामिल मत करो। पर जब वॉल्ड्रेग एलरॉन को ये समझाते हैं कि किसी के ऊपर दोबारा से भरोसा करना कोई बुरी बात नहीं है, और वैसे भी एलरॉन ये नहीं चाहेगा कि सौरॉन को ये पावरफुल रिंग्स मिले। भले उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, पर तुम उन्हें मत छोड़ो। हेलब्रैड ही सौरॉन है, ये सच कैलिब्रिम्बोर को किसी भी हालत में बताना है, तो एलरॉन गलैड्रियल के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। पर क्या कैलिब्रिम्बोर ये सच सुनना भी चाहता है? हेलब्रैड या फिर सौरॉन कैलिब्रिम्बोर के पास पहले ही पहुंच जाता है, और अभी वो उसे इंसानों के लिए 9 पावरफुल रिंग्स बनाने का सुझाव देते हैं। कैलिब्रिम्बोर फ्यूचर में इन रिंग्स को जरूर बनाएगा, क्योंकि उन रिंग्स को हम लोग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में देख सकते हैं। कैलिब्रिम्बोर जब हेलब्रैड का सच जानना चाहता है, तब वो उसे कहता है कि वो बस एक मैसेंजर है, जिसे एक विलार ने क्रिएट किया है। इस हिसाब से हेलब्रैड एक मायर है जो सच बात है। आप झूठ को पकड़ सकते हो, पर जो झूठ सच के आसपास रहता है उसे पकड़ना मुश्किल होता है, और इस केस में भी कुछ ऐसा ही है। कैलिब्रिम्बोर ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हेलब्रैड एक मायर है, पर वो एक बात भूल रहा है कि मायर होने का मतलब हमेशा अच्छा होना नहीं होता। हेलब्रैड अभी खुद को ट्रांसफॉर्म करता है, और अभी उसका नया नाम है एनेटोर, मतलब जो वरदान देता है। मिडिल अर्थ पर जितने भी पावरफुल लोग हैं उन सबको और ज्यादा पावर चाहिए, और यहाँ पर पावर्स का मतलब है ये रिंग्स, जो किसी वरदान से कम नहीं है। तो एनेटोर इन रिंग्स को बांटना चाहता है एल्फ्स में, इंसानों में और ड्वार्फ्स में, ताकि ये सब उसके कंट्रोल में रहे। और उसका ये मिशन सक्सेसफुल होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि ड्वार्फ्स और इंसान उसके साथ सहमत हैं। ड्वार्फ्स का शहर काजा डूम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अर्थक्वेक इस किंगडम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और इन बाप बेटों की ईगो क्लैश से ये किंगडम और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। और सौरॉन इन लोगों को कन्विंस कर लेगा, क्योंकि ये हम सभी
को पता है कि काजा डूम डिस्ट्रॉय होने वाला है और ये बनने वाला है मोरिया। डॉर्फ्स फिर से अपने माइंस को चालू करने वाले हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मिथरियल को निकालकर उनसे इन रिंग्स को क्रिएट कर सकें। पर इन डॉर्फ्स को ये पता नहीं है कि इस माइन के एकदम आखिर में एक डीमन बॉलरॉन उनके इंतजार में है। अर्थक्वेक इस डीमन को जगाएगा और वो इस किंगडम को डिस्ट्रॉय करेगा। यही है डॉर्फ्स का फेट। पर ह्यूमंस अपने फेट को बदल भी सकते हैं, उनके पास अभी भी चांस है, बस उन्हें पावर्स का असली मतलब समझना होगा। न्यूमेनॉर ह्यूमंस का किंगडम है। ह्यूमंस जो इमॉर्टल एल्फ से नफरत करते हैं, पर कुछ ह्यूमंस ऐसे भी हैं जो इन एल्फ्स के ऊपर भरोसा करते हैं, जैसे कि क्वीन मैरी एल जो इस मैजिक बॉल की मदद से अपने किंगडम का फ्यूचर देखती हैं। पर हर बार वो उस फ्यूचर में अपने किंगडम का डिस्ट्रक्शन ही देखती हैं। मैरी इस किंगडम को बचाना चाहती हैं और इसके लिए उसे लगता है कि एल्फ्स उसे हेल्प कर सकते हैं। पर उसका भाई फेराजॉन अपना अलग ही सोच रखता है, जो एक हिसाब से सही भी है क्योंकि वो एक सलाहकार है। वो सुझाव दे सकते हैं पर डिसीजन लेना उनके बस का नहीं है। मैरी एल ह्यूमंस को एल्फ्स के साथ वॉर के लिए भेजते हैं, जिससे इस किंगडम के लोग और फेराजॉन नाखुश हैं। और इसका रिजल्ट हम लोगों को देखने मिलता है कोरोनेशन के दिन पर, जब ये जायंट ईगल यहाँ पर अपीयर होता है। सबको यहाँ पर लग रहा है कि ये ईगल फेराजॉन के लिए यहाँ पर है, जबकि रिचुअल के हिसाब से नए किंग को या फिर क्वीन को न्यूमेनॉर का थ्रोन मिलता है, तब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए एक ईगल यहाँ पर अपीयर होता है। तो अभी देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि फेराजॉन किस तरीके से ह्यूमंस का फेट डिसाइड करता है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद फेराजॉन का किंग बनना तो तय है। सौरॉन अपने प्यादों को तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ एल्व्स, ह्यूमंस और ड्वार्फ्स बिखरे हुए हैं और एक दूसरे से ही फाइट कर रहे हैं। तो अभी देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि किस तरीके से ये लोग यूनाइट होते हैं और सौरॉन के अगेंस्ट अपने कंबाइंड पावर्स को शोकेस करते हैं। तो यही है वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।